हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है भीम सोनकर और हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान का यह हमारा 20वां वीडियो लेक्चर है। इससे पहले तक के वीडियो में हम अनुच्छेद 117 तक चर्चा कर चुके थे और अनुच्छेद 117 के पहले हम पढ़े थे अनुच्छेद 110 के बारे में। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे अनुच्छेद 111 से। जो भी अनुच्छेद हमारे छूटे हुए थे बीच के, उन इम्पॉर्टेंट अनुच्छेदों को हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 का जो संबंध है वो है राष्ट्रपति के वीटो पावर से संबंधित यह अनुच्छेद है, जो बहुत ही बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति के वीटो पावर की चर्चा किसमें किया गया है। तो अनुच्छेद 111 में किया गया है। और यह अनुच्छेद 111 में जो वीटो पावर है यह किससे संबंधित है। तो यदि कुछ विधेयक दोनों सदनों से पारित हो जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति उस विधेयक के मामले में क्या करेगा, इससे संबंधित राष्ट्रपति वीटो पावर का उपयोग कर सकता है। तो इसको हम ध्यान से समझते हैं कि वीटो पावर के तहत राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करें वीटो पावर कब काम आएगा। जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमारा एक सदन है लोकसभा और एक सदन है हमारा राज्यसभा। तो लोकसभा से कुछ विधेयक पारित होके कहा गया है राज्यसभा में, और राज्यसभा के बाद ये विधेयक पारित होके जाएगा प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो राष्ट्रपति इस विधेयक के मामले में क्या क्या कर सकता है उसे ही हम वीटो पावर के नाम से जानते हैं। और वीटो पावर की हम संपूर्ण चर्चा राष्ट्रपति वाले टॉपिक में हम कर चुके हैं। तो यदि आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसे आप जाके जरूर देखें। राष्ट्रपति वाला जो टॉपिक है उसमें वीटो पावर की संपूर्ण चर्चा कर दी गई है। यहाँ हम केवल एक प्रकार से रिवाइज करेंगे कि कौन कौन से वीटो पावर का उपयोग राष्ट्रपति कर सकता है। तो राष्ट्रपति देखते हैं कौन कौन से वीटो पावर का उपयोग कर सकता है। तो सबसे पहला है हमारा अत्यंतिक वीटो। अगर ये इसके बारे में आपको जानना है तो हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके राष्ट्रपति वाले टॉपिक को देख सकते हैं कि उसमें किस चीज़ के बारे में बताया गया है। दूसरा होता है निलंबनकारी वीटो और तीसरा होता है जिसको हम बोलते हैं पॉकेट वीटो। तो ये तीन वीटो आपको अच्छे से याद रखना है कि पहला कौन सा बता दो, अत्यंतिक, दूसरा निलंबनकारी और तीसरा पॉकेट वीटो होता है। तो अनुच्छेद 111 का संबंध किससे है, तो राष्ट्रपति के वीटो पावर से। कौन कौन से वीटो पावर का उपयोग कर सकता है, तो अत्यंतिक, निलंबनकारी और पॉकेट वीटो का उपयोग कर सकता है। यह तीनों वीटो जो क्या है इसके बारे में जानना है तो आप राष्ट्रपति वाले वीडियो में जाके जरूर देखें एक बार, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा एक वीटो है जिसको हम क्वालिफाइड वीटो बोलते हैं, जो हमारे भारत में तो नहीं है लेकिन यूएसए के संविधान में आपको देखने जरूर मिलेगा ये, ठीक है। हमारे भारत के अंतर्गत अत्यंतिक, निलंबनकारी और पॉकेट वीटो देखने मिल सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 111 के बाद हम चर्चा करते हैं अनुच्छेद 112 की ओर। तो अनुच्छेद 112 से जब भी क्वेश्चन आता है तो सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि अनुच्छेद 112 का संबंध किससे है। तो इसका संबंध है आपका बजट से। किससे रिलेटेड है, तो संविधान में बजट की जो संपूर्ण चर्चा जो की गई है वह अनुच्छेद 112 के अंतर्गत किया गया है। तो यह अनुच्छेद 112 क्या है और इनके बारे में किस बारे में चर्चा की गई है। तो अनुच्छेद 112 में लिखा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण के संबंध में चर्चा किया गया है, जिसे हम बजट के नाम से जानते हैं। तो बजट शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है। संविधान में उल्लेख है वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द उल्लेख है अनुच्छेद 112 के अंतर्गत। और इसके बारे में हम बात करें तो बजट जो होता है सदैव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, तो बजट सदैव प्रस्तुत होता है लोकसभा के अंतर्गत। बजट हमेशा कहाँ लाते हैं, लोकसभा में लाते हैं। बजट को प्रस्तुत कौन करता है, तो वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। इसके अलावा हम बात करें वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन निर्देश कौन देता है, तो राष्ट्रपति के निर्देशानुसार बजट को पेश किया जाता है। अब बात आती है बजट को तैयार कौन करता है, तो बजट को तैयार करता है वित्त मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय इसलिए तैयार करता है क्योंकि बजट में किस क्षेत्र में कितनी खर्चा की जाएगी इसके बारे में पूरा बताया जाता है। तो इनका पूरा विवरण किसके हाथ में होता है, वित्त मंत्रालय के हाथ में होता है। इसलिए बजट को भी कौन तैयार करके देता है, तो वित्त मंत्रालय ही तैयार करता है।
अगर हम बात करें किसी एक बजट में क्या क्या चीज़ का भाषण सुनाया जाता है, तो बजट एक प्रकार का भाषण होता है जिसमें पूर्व वर्ष, वर्तमान वर्ष और आगामी वर्ष की राजस्व और व्यय की चर्चा की जाती है कि कहाँ कहाँ से कितना धन प्राप्ति हुआ और कहाँ कहाँ कितना खर्च किए। एक प्रकार का ये ऑडिट रिपोर्ट होता है कि कहाँ कितना खर्च किया गया है, कितना व्यय हुआ है, कितना प्राप्ति हुआ है। तो इस सभी को बजट में बताया जाता है। तो बजट एक प्रकार का क्या होता है, भाषण, जिनको कौन सुनाते हैं, वित्त मंत्री। और इसमें कितने साल के बजट को प्रस्तुत किया जाता है, तो पूर्व वर्ष जो चल रहा होता है वो वर्ष, और आने वाले वर्ष में हम क्या क्या करेंगे इसकी चर्चा भी इसमें किया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 112 के बाद देखते हैं अनुच्छेद 113। अनुच्छेद 113 का संबंध है आपका प्राक्कलन से। तो प्राक्कलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, यदि क्वेश्चन आए तो प्राक्कलन से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद 113। प्राक्कलन क्या होता है इसे हम ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ लिखा है कि बजट में दिए गए भाषणों में विभिन्न प्रकार के योजनाओं का उल्लेख किया जाता है और उन योजनाओं में कितनी खर्च आ सकती है इसका आकलन करना ही प्राक्कलन कहलाता है। तो जैसे कि बजट पेश किया गया आज, तो इस बजट में कितना खर्च आ सकता है इसका जो आकलन तैयार करते हैं, इसी आकलन को ही कहा जाता है प्राक्कलन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो प्राक्कलन में उल्लेख राशि के अनुसार ही संसद में अनुदान की मांग की जाती है। किसकी मांग की जाती है, अनुदान की जो मांग की जाती है, तो प्राक्कलन में उल्लेख राशि के अनुसार ही सदन में, ये संसद में अनुदान की मांग की जाती है। इसे आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ हम ध्यान दें यहाँ, तो यहाँ लिखा है, देख सकते हैं कि किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी। जैसे कि कोई भी यदि हमें अनुदान लेना है, अनुदान राशि लेना है, तो किसी अनुदान की मांग किसकी सिफारिश पर की जाती है, तो राष्ट्रपति की सिफारिश पर की जाती है। इस चीज़ को भी आपको यहाँ ध्यान देना है। क्लियर है सभी का? चलो आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 113 के बाद हम आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 114 की ओर। तो अनुच्छेद 114 का संबंध किससे है, यदि क्वेश्चन आए तो अनुच्छेद 114 का संबंध है विनियोग विधेयक से। किससे रिलेटेड है, विनियोग विधेयक से संबंधित कौन सा अनुच्छेद आपको याद रखना है, तो वो होता है अनुच्छेद 114। विनियोग विधेयक क्या होता है उसको ध्यान से पढ़िए। यहाँ तो यहाँ लिखा है, विनियोग विधेयक सरकार को किसी वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की पूर्ति के लिए भारत की संचित निधि से धनराशि निकालने की शक्ति देता है। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा जो बजट था वो जितना भी करोड़ का बजट रहा होगा, अब उस बजट से हमें धनराशि निकालना है। जितने भी करोड़ का बजट था वो सभी राशि संचित निधि से निकाली जाती है, लेकिन निकालने से पहले एक विधेयक सदन में लाना होता है और उस विधेयक को बोलते हैं विनियोग विधेयक। तो इसका मतलब आपको ये याद रखना है कि विनियोग विधेयक जब पारित होता है उसी के बाद ही बजट में जितने भी राशि का प्रावधान किया जाता है उसे हम निकाल सकते हैं। अगर विनियोग विधेयक पारित नहीं होता है तो बजट में जो भी प्रावधान किया जाता है राशियों के लेके, उसको हम नहीं निकाल सकते। तो ये भी ध्यान आपको रखना है कि विनियोग विधेयक का काम क्या होता है। तो जितना भी हमें संचित निधि से पैसा निकालना है देश के खजाने से, देश के खजाने को ही हम संचित निधि बोलते हैं, देश के खजाने से यदि हमें पैसा निकालना है, कोई धनराशि निकालना है, तो उसके लिए कौन सा विधेयक सदन में पारित करना होता है। अगर क्वेश्चन आए तो आपको बताना है विनियोग विधेयक ही सदन में पारित करना होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं ध्यान से। इसमें देख सकते हैं पॉइंट आपका क्या लिखा है कि विनियोग विधेयक पारित होने के बाद ही संचित निधि से धन निकाली जा सकती है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विनियोग विधेयक जब पारित होता है उसके बाद ही हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी संचित निधि से संबंधित धन हम निकाल सकते हैं। क्लियर है सबका? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे पॉइंट लिखा है कि सरकार संसद से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही संचित निधि से धन निकाल सकती है। इसलिए भारतीय धन का संरक्षक संसद को कहा जाता है। भारतीय धन का संरक्षक हम किसको बोलते हैं, संसद को। क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो ध्यान से कि जब विनियोग विधेयक पारित होगा तभी सरकार को धनराशि मिलेगा, और सरकार को धनराशि देता कौन है, संसद देगा। कौन देगा बता दो, संसद।
तो सरकार संसद से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही संचित निधि से धन निकाल सकता है। संचित निधि से क्या निकाल सकता है? धन निकाल सकता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और आगे हम बात करें इसमें, तो यहाँ लिखा है कि प्राक्कलन में जितने धन की चर्चा की जाती है उतना ही धन विनियोग विधेयक से निकाली जा सकती है। इससे पहले हम देखे थे प्राक्कलन के बारे में कि जितना भी अनुमानित राशि होता है बजट में उतना ही राशि हम विनियोग विधेयक से निकाल सकते हैं। उससे ना कम निकालेंगे ना उससे ज़्यादा निकालेंगे। जितने का प्राक्कलन होता है, जितना का एस्टिमेट होता है, उतना का ही हम धनराशि निकाल सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 114 में ये सबको ध्यान में रखना है। विनियोग विधेयक के बारे में सबसे पहले देखो हम क्या देखते हैं, विनियोग विधेयक क्या होता है। तो धनराशि निकालने के लिए पारित किया जाने वाला विधेयक विनियोग विधेयक कहलाता है। विनियोग विधेयक से पारित होने के बाद संसद अनुमोदन करता है कि धनराशि निकाला जा सके, इसलिए संसद को धन का संरक्षक बोलते हैं, भारतीय धन का। और जितने का एस्टिमेट होता है, जितने का प्राक्कलन होता है, उतना ही धन हम इसमें से निकाल सकते हैं। इस बात की चर्चा अनुच्छेद 114 में किया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 115 की ओर। अनुच्छेद 115 में देखो क्या लिखा गया। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, अनुच्छेद 115 आपका है अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान से संबंधित अगर अनुच्छेद पूछे तो आपको अनुच्छेद 115 बताना है। क्या क्या है देख लो, अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान। तो ये सब क्या होता है ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ लिखा है किसी वर्ष के लिए सरकार द्वारा निर्धारित व्यय को पूरा करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त अनुदान को अनुपूरक अनुदान कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि किसी वर्ष के लिए सरकार द्वारा निर्धारित व्यय को पूरा करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त अनुदान, जैसे कि हम मान लें कि बजट में जितने का हमारा बजट के में जितना भी हमें धनराशि मिला है, लेकिन उससे ज़्यादा पैसा खर्चा हो जा रहा है, उससे अतिरिक्त हमारा कुछ खर्चा हो जाता है, तो उसके लिए हम अनुच्छेद 115 के तहत अनुपूरक अनुदान की मांग करेंगे और संसद उसको पारित करेगा। उसके बाद सरकार को और धनराशि मिल सकता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दूसरा लाइन जो लिखा है आपका, वो ये लिखा है, जब संसद द्वारा अधिकृत अनुदान आवश्यक व्यय से कम हो जाता है तो उस स्थिति में संसद के समक्ष अतिरिक्त अनुदान के लिए एक अनुमान प्रस्तुत किया जाता है। जैसे यहाँ लिखा है आपका, जब संसद द्वारा अधिकृत अनुदान आवश्यक व्यय से कम हो जाता है, जितना जरूरत था उससे हमें कमी मिल गया है, जितना हमें चाहिए था उतना पैसा नहीं मिल पाया है, तो उसके लिए फिर से हम अतिरिक्त अनुदान की मांग कर सकते हैं। सदन में जो भी संसद के सदन है वहाँ हम अतिरिक्त अनुदान की मांग कर सकते हैं, ये इसमें कहा गया है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा तीसरा जो पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है वो ये है, ध्यान देंगे कि अनुपूरक अनुदान को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पहले संसद में प्रस्तुत और पारित किया जाता है। देखो, वित्तीय वर्ष जब तक समाप्त नहीं हुआ है उससे पहले पहले हम अनुपूरक अनुदान को ला सकते हैं। यदि जितने का बजट था और उससे ज़्यादा हमें पैसे की आवश्यकता है तो अनुपूरक अनुदान ला के हम और धनराशि प्राप्त कर सकते हैं संचित निधि से। तो लेकिन इसे कब लाना पड़ता है, तो आपको बताना है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पहले इसको लाना होता है। अगर वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद लाएंगे तो ये नहीं मिलेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्लियर है सबका? तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद 115 के बारे में। और इसके बाद अनुच्छेद 116 इम्पॉर्टेंट नहीं है, और अनुच्छेद 117 की चर्चा हम पहले ही इस वीडियो के पहले कर चुके हैं। और अब हम देखेंगे अनुच्छेद 118 के बारे में। ठीक है, चलो अनुच्छेद 118 के बारे में आपको 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि पहला पॉइंट लिखा है, इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद के प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कार्यों का संचालन करने के लिए विनियमन करने के लिए नियम बना सकती है। जैसे कि हम बात करें कि संसद के अंतर्गत आप जैसे देख सकते हैं जितने भी सारी कार्रवाई होता है, जैसे कि आप देखे होंगे संसद जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले चालू होता है प्रश्नकाल से, प्रश्नकाल के बाद आता है शून्यकाल। ऐसे अन्य बहुत सारी जो काल यहाँ पर देखने मिलता है, प्रश्नकाल, शून्यकाल, और शाम के समय में आधे घंटे की चर्चा देखने मिलता है। तो ये सब एक प्रकार का नियम और प्रक्रियाएं हैं। तो ये नियम प्रक्रिया संविधान में कहीं नहीं लिखा है। संविधान में केवल क्या लिखा है कि अनुच्छेद 118 के तहत संसद क्या कर सकता है,
तो संसद अपने कार्यों का चलाने के लिए, कार्यों को संचालित करने के लिए नियम बना सकता है। अब वो कुछ भी नियम हो सकता है, वो हम इस संविधान में नहीं उल्लेख किया गया है। बस अनुच्छेद 118 के तहत संसद को शक्ति दे दिया गया है कि आपको सदन को चलाने के लिए जैसा भी नियम बनाना है आप खुद नियम बनाओगे और खुद सदन को चलाओगे, ऐसा अनुच्छेद 118 में लिखा है। क्लियर है सबका? तो अनुच्छेद 118 के तहत संसद क्या कर सकता है? तो संसद सदन के अंतर्गत कार्यों का संचालन करने के लिए क्या बना सकता है? तो नियम बना सकता है। ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखना है। क्लियर है सबका? चलो आगे जैसे हम देखते हैं कि राष्ट्रपति भी कुछ नियम बना सकता है। जैसे कि हम बात करें, राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष के साथ मिलकर या परामर्श के बाद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के से संबंधित प्रक्रिया के नियम तैयार कर सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगर हम बात करें संयुक्त अधिवेशन, तो उसका उल्लेख अनुच्छेद 108 में है। लेकिन संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त बैठक के बारे में यदि हमें कुछ नियम तैयार करना है कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। और लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तो अनुच्छेद 118 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा जो नियम बनाया जाएगा कि अगर ये नहीं है तो कौन इसकी अध्यक्षता करेगा, तो राष्ट्रपति के द्वारा जो नियम बनाया जाएगा उस आधार पर हम देख सकते हैं कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। तो एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि इस टाइप के प्रक्रिया आपको देखने मिल सकते हैं अनुच्छेद 118 के अंतर्गत। क्लियर है सभी का? तो अनुच्छेद 118 क्या है समझ में आ रहा होगा सभी को। तो अनुच्छेद 118 के तहत संसद कार्यों का संचालन करने के लिए नियम बना सकता है। साथ ही साथ राष्ट्रपति भी कुछ नियम बनाएगा, लेकिन किससे संबंधित नियम बना सकता है? तो संयुक्त अधिवेशन से संबंधित नियम बना सकता है। संयुक्त अधिवेशन क्या है, इसको यदि जानना है तो इससे पहले वाले वीडियो को आप जरूर देखें, उसमें इसकी पूरी चर्चा कर दी गई है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। क्लियर है सभी का? चलो आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 118 के बाद इंपॉर्टेंट अनुच्छेदों की सूची में हमारा आता है अनुच्छेद 120। ठीक है, तो अनुच्छेद 120 क्या है, तो आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 120 का संबंध है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित। यह अनुच्छेद है कि संसद में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाएगा, इसका प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो अनुच्छेद 120 के अंतर्गत किया गया है। और इस अनुच्छेद में प्रावधान देखो क्या किया गया है कि संसद में कार्य हिंदी में होगा या अंग्रेजी में होगा, ये नियम आपको याद रखना है। तो संसद के अंतर्गत जो भी कार्यवाही होगी वो हिंदी या अंग्रेजी दोनों में हो सकता है। लेकिन यदि यदि लोकसभा और राज्यसभा के अंतर्गत हम देखें तो राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष की अनुज्ञा से कोई भी सदस्य अपनी मातृभाषा में भी सदन में भाषण दे सकता है या कुछ सवाल जवाब कर सकता है। लेकिन नियम कहता है कि अनुच्छेद 120 के तहत संसद में जो कार्य होगा वो हिंदी या तो अंग्रेजी में होगा। लेकिन सभापति या अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, यह हम बात करें सभापति और अध्यक्ष की आज्ञा लेकर हम कोई भी सदस्य अपनी मातृभाषा में भी कार्य कर सकता है और सदन में अपनी बात रख सकता है। यह अनुच्छेद 120 में बताया गया है। क्लियर है सभी का? चलो आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 120 के बाद देखते हैं अनुच्छेद 121 के बारे में। अनुच्छेद 121 में बताया गया है कि संसद में चर्चा पर प्रतिबंध, कि संसद जो है वो किस मामले में चर्चा नहीं करेगी, इसका प्रावधान आपका अनुच्छेद 122 में कहा गया है। तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ लिखा है कि जो संसद किनके बारे में चर्चा नहीं कर सकता है, तो हम देखेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में कोई चर्चा नहीं करेगा सदन में। यह ऐसा अनुच्छेद 121 में कहा गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 121 क्या है, तो हमें बताया गया है कि अनुच्छेद 121 के अंतर्गत संसद में किस मामले में चर्चा पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के कर्तव्यों की चर्चा या निर्वहन के संबंध में किसी प्रकार की चर्चा संसद में नहीं होगा, ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 121 में किया गया है। ठीक है, चलो
आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 122 की ओर। अनुच्छेद 122 में देखते हैं किस बात की चर्चा है। तो अनुच्छेद 122 में जैसे हम 21 में देखे थे कि संसद में न्यायाधीशों की चर्चा नहीं की जाएगी, वैसे ही अनुच्छेद 122 में लिखा है कि न्यायालयों में जो भी न्यायालय होंगे, लोकसभा हो, न्यायालय का हम बात करें तो जैसे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, वहाँ संसद की कार्यवाही की जांच नहीं होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। ना तो संसद न्यायालय के संबंध में कुछ बोल सकता है, ना तो न्यायालय संसद के संबंध में कुछ बोल सकता है। ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 122 में किया गया है, ये आपको ध्यान देना है। क्लियर है सभी का? तो वही चीज़ यहाँ लिखा है कि संसद की किसी कार्यवाही की विधि मान्यता को प्रक्रिया की किसी अभिकथित अनियमितता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये है कि न्यायालय द्वारा संसद के कार्यवाही की जांच नहीं कर सकता और किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं उठा सकता न्यायालय। किसके संदर्भ में? तो संसद के मामले में कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। जैसे कि संसद 121 के तहत न्यायालय के संबंध में कुछ नहीं बोल सकता, वैसे ही 122 के तहत न्यायालय भी संसद के संदर्भ में प्रश्न नहीं उठा सकता। ऐसा अनुच्छेद 122 में कहा गया है। ठीक है, चलो, तो ये अनुच्छेद 123 जो है ये राष्ट्रपति के अध्यादेश से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो अध्यादेश जो चीज़ है ये होता क्या है, इसको हम थोड़ा देखते हैं और किस स्थिति में या किस परिस्थिति में इसे जारी किया जाता है उसको हम ध्यान से देखते हैं। ठीक है, चलो, तो अध्यादेश का मतलब ये बताएंगे। जैसे कि हम बात करें तो हमारा जो संसद होता है, संसद के साल के अंतर्गत कुल 3 सत्र होते हैं। कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं, जिसको हम क्या क्या नाम से जानते हैं? जिसको हम बोलते हैं, सबसे पहला जो सत्र होता है उसको हम बोलते हैं बजट सत्र। साल का जो पहला सत्र होता है उसको क्या बोलते हैं? बजट सत्र। उसके बाद आता है आपका मानसून सत्र, और तीसरा जो होता है जिसको हम बोलते हैं शीतकालीन सत्र। क्या बोलते हैं? शीतकालीन सत्र के नाम से जानते हैं। तो 3 प्रकार के सत्र होते हैं और इन तीनों सत्रों के बीच में कितने माह से अधिक का अंतर नहीं हो सकता है? तो 6 माह से अधिक का अंतर नहीं हो सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है। कितने माह से अधिक का अंतर नहीं हो सकता है? तो 6 माह से अधिक का अंतर नहीं हो सकता है। अगर हम बात करें जैसे कि, और इसी सत्र के दौरान ही हम क्या कर सकते हैं, तो देश के लिए अगर हमें कुछ भी कानून बनाना है, देश के लिए यदि कुछ हमें अधिनियम लाना है, तो वो सब हम कैसे ला सकते हैं? तो देश के लिए जब हमें कानून लाना है तो हम बजट सत्र जब चल रहा होता है तब कानून की मांग कर सकते हैं। या मानसून सत्र लगा है तो सभी सदस्य संसद में होते हैं और कुछ विशेष कानून बनाकर उसको पारित करवाते हैं। या तो हमारा लगा रहेगा शीतकालीन सत्र, तो उस समय भी हम देश के लिए कुछ अधिनियम या कानून ला सकते हैं। लेकिन मान लो कि ये जो 6 माह का गैप है, 6 माह का जो अंतर है 2 सत्र के बीच में, इससे अधिक का आंसर हो नहीं सकता। तो ये 6 माह के बीच में यदि कुछ कानून की ज़रूरत पड़ा, लेकिन कानून बनाने के लिए क्या ज़रूरी है? तो कानून बनाने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास लोकसभा और राज्यसभा दोनों सत्र में जब रहेंगे तभी तो देश के लिए कानून बना सकते हैं। लेकिन जब राज्यसभा और लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा है और उस समय हमें ज़रूरत पड़ता है कानून बनाने का, तो कानून बनाने के लिए उस समय हम ला सकते हैं कि राष्ट्रपति अकेले ही उस समय कानून बना सकता है, और उसी को बोलते हैं अध्यादेश जारी करना। क्या जारी करना? अध्यादेश जारी करना। इसी चीज़ को कहा जाता है कि जब संसद के सदनों का सत्र नहीं चल रहा होता है और देश में कुछ विशेष कानून की आवश्यकता पड़ता है, तो उस समय राष्ट्रपति अकेले ही देश के लिए कानून बना सकता है, और ऐसा कानून को ही हम क्या बोलते हैं? अध्यादेश के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अध्यादेश क्या है ये सबको क्लियर हो चुका होगा। अब इस अध्यादेश के बारे में कुछ विशेष जानकारी आपको याद रखना है। अध्यादेश क्या है सबको समझ में आ गया होगा कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तो उस दौरान हम कानून नहीं बना सकते हैं देश के लिए, लेकिन हम एक अस्थायी कानून बना सकते हैं। लेकिन वो अस्थायी कानून केवल कौन बना सकता है? तो वो अस्थायी कानून केवल बना सकता है राष्ट्रपति। कौन बना सकता है? राष्ट्रपति बना सकता है। और उस अस्थायी कानून को हम क्या नाम से जानते हैं?
तो उसी को बोलते हैं अध्यादेश। क्या नाम से जानते हैं? अध्यादेश के नाम से जानते हैं। इससे आपको ध्यान देना है। क्लियर है सबका? तो सबसे पहला पॉइंट, एक क्वेश्चन आता है कि अध्यादेश क्या है। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो आपको एक शब्द में आंसर देना है कि अध्यादेश जो होता है आपका राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अस्थायी कानून। राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया जो अस्थायी कानून होता है, इसे ही हम बोलते हैं अध्यादेश। ये आपको ध्यान देना है। तो ये अस्थायी शब्द आपको यहाँ से याद रखना है कि ये स्थायी कानून ही होता है। स्थायी कानून उसी को ही बोलते हैं जब दोनों सदन मिल के और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद जो कानून बनता है उसे हम स्थायी कानून बोलते हैं। लेकिन राष्ट्रपति जब अकेले ही देश के लिए कुछ कानून तैयार करता है तो उसे हम बोलते हैं अस्थायी कानून। क्या बोलते हैं? अस्थायी कानून के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो, तो ये सबको क्लियर हो गया होगा। तो अध्यादेश क्या है सबको समझ में आ गया होगा। तो अध्यादेश किसे कहते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अस्थायी कानून ही क्या कहलाता है? अध्यादेश कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन आता है यहाँ पास कि अध्यादेश की आवश्यकता कब पड़ती है हमें। ठीक है, अध्यादेश की आवश्यकता कब पड़ती है, तो इसके बारे में हम चर्चा करें तो सबसे पहला पॉइंट हो सकता है कि संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सत्र ना चल रहा हो। जब तक दोनों सदन मौजूद नहीं होंगे तब तक तो कानून बन नहीं पाएगा। लेकिन मान लेते हैं कोई एक सदन का सत्र नहीं चल रहा हो तो उस समय अध्यादेश जारी किया जा सकता है, क्योंकि किसी भी विधेयक को दोनों सदनों में पारित करना पड़ता है। और मान लो कि कोई एक सदन सत्र में ही नहीं है तो कानून बना सकते हैं क्या? तो नहीं बना सकते। तो इस स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश लाकर देश में कानून लागू कर सकता है। दूसरा जो स्थिति हो सकता है वो ये है कि दोनों सदन के सत्र में ना होने पर, जैसे एक सदन भी सत्र में नहीं है तब भी अध्यादेश जारी हो सकता है। या हम बात कर सकते हैं कि दोनों सदन ही सत्र में नहीं है, तो उस समय भी हम देख सकते हैं कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। और तीसरा चीज हम देखें ध्यान से, जब लोकसभा का विघटन हो चुका हो, तो उस दौरान भी अध्यादेश ला सकते हैं। तो अध्यादेश लाने के 3 कंडीशन है, आपको याद रखना है। पहला कंडीशन क्या है बता दीजिए? कोई एक सदन सत्र में ना हो, दूसरा कोई दोनों सदन सत्र में ही ना हो, या लोकसभा विघटित हो गया हो। तो ये 3 परिस्थिति है जिस समय अध्यादेश लाया जा सकता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। क्लियर है सबका? चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि अध्यादेश कौन जारी करता है। तो अध्यादेश जारी कौन करता है भाई? इससे पहले आपको मैं बता चुका हूं। तो अध्यादेश कौन जारी करता है? तो अध्यादेश 2 लोग जारी कर सकते हैं पूरे देश में। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति जारी कर सकता है, लेकिन ये केंद्र सरकार के लिए कानून बना सकता है। लेकिन अनुच्छेद 213 के तहत, इसी 123 को यदि हम पलटेंगे 2 और 1 को, तो ये बन जाएगा 213। तो अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल भी अध्यादेश ला सकता है, लेकिन ये ला सकता है राज्य सरकार के लिए। ठीक है, तो अध्यादेश कौन कौन ला सकते हैं? तो राष्ट्रपति भी अध्यादेश ला सकता है और राज्यपाल भी अध्यादेश ला सकता है। लेकिन राष्ट्रपति केंद्र सरकार के संदर्भ में लाएगा और राज्यपाल राज्य सरकार के संदर्भ में अध्यादेश ला सकता है और कानून बना सकता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आता है कि अध्यादेश की प्रकृति कैसी होती है, नेचर कैसे होता है, अध्यादेश है क्या चीज, कैसे पहचानोगे? तो अध्यादेश की प्रकृति होते विधायी प्रकृति। मतलब अध्यादेश के तहत क्या किया जाता है? तो विधि मतलब कानून तैयार किया जाता है, तो उसे ही हम बोलते हैं विधायी प्रकृति। क्लियर है सभी का? तो अध्यादेश की प्रकृति कैसी होती है? तो आपको आंसर में क्या बताना है? विधायी प्रकृति होती है। इस बात को याद रखना है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पास प्रश्न देखने मिला और ये देखने मिला कि अध्यादेश कब तक लागू रहता है। अध्यादेश कब तक लागू रहता है, इसकी समय सीमा क्या है? तो हम ध्यान रखेंगे अध्यादेश अधिकतम 6 माह तक लागू रहता है। अध्यादेश अधिकतम कितने माह तक? 6 माह तक लागू रहता है। इसे आपको ध्यान में रखना है। इसका कारण क्या है? क्यों 6 महीना अधिकतम समय मिला है? क्योंकि 2 सत्र के मध्य में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं हो सकता है। इसलिए हम बता सकते हैं कि अध्यादेश को हम बात करें अधिकतम कितने माह तक लागू रह सकता है, तो 6 माह तक लागू रह सकता है। ये आपको याद रखना है।
क्लियर है सभी का। चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन यहाँ से ऐसा आता है कि अध्यादेश यदि हम लागू कर देते हैं तो ये समाप्त कैसे होगा, अध्यादेश को समाप्त कैसे किया जाएगा। तो उसके संबंध में पहला जो पॉइंट है, राष्ट्रपति स्वयं अध्यादेश को वापस ले सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। या हम बात करें अध्यादेश लागू था लेकिन उसे वापस नहीं लिया गया है, तो उस परिस्थिति में क्या होगा कि जैसे ही संसद का सत्र प्रारंभ होगा, होने के 6 सप्ताह के भीतर 6 सप्ताह के भीतर अध्यादेश से बना कानून सदन द्वारा पारित नहीं होने पर स्वतः समाप्त हो जाएगा। इसको भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको जैसे हम समझते हैं, जैसे कि मान लो कि आज कोई राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश लाया गया, तो अध्यादेश अधिकतम कितने माह तक रह सकता है, तो 6 माह तक रह सकता है। और 6 माह खत्म होने के बाद सदन का सत्र प्रारंभ हो जाएगा। अब सदन का सत्र प्रारंभ हो चुका है लेकिन अध्यादेश की अवधि भी समाप्त हो चुका है, लेकिन उसको मान लो कि हमें स्थायी बनाना है। तो जैसे ही सत्र लगा, सत्र लगने के बाद 6 सप्ताह के भीतर, कितने सप्ताह के भीतर, 6 सप्ताह के भीतर यदि मान लो कि सदन ये जो अध्यादेश जो हम लाए थे उसको अगर मान लो पारित कर देता है तो वो स्थायी कानून बन जाएगा, और पारित नहीं करता है तो अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, वही चीज़ इसमें आपका लिखा गया है। क्लियर सबका कि जैसे ही सत्र प्रारंभ होता है तो सत्र प्रारंभ होने के कितना सप्ताह, 6 सप्ताह के भीतर अध्यादेश से बना कानून पारित नहीं होने पर स्वतः समाप्त हो जाएगा। इसे ही आपको ध्यान देना है। क्लियर है सभी का। चलो, तो ये हम देख चुके हैं कि अध्यादेश समाप्त कैसे होता है। तो पहला, राष्ट्रपति स्वयं वापस ले लेगा। अब मान लो संसद का सत्र चालू हो गया है और 6 सप्ताह के भीतर कोई पारित नहीं हुआ वो अध्यादेश, तो वो समाप्त हो जाता है, और पारित हो जाता है तो वही स्थायी कानून भी बन सकता है। ये आपको ध्यान देना है। क्लियर है सबका। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखने मिलता है कि अध्यादेश का प्रभाव कैसे होता है। प्रभाव का मतलब जैसे कि मान लो कि भाई अध्यादेश एक अस्थायी कानून है। अब जैसे मान लो कि अध्यादेश के तहत हम कुछ काम किए और अध्यादेश खत्म हो गया, तो क्या हम जो काम किए रहेंगे वो लागू रहेगा कि नहीं रहेगा। तो आपको बताना है वो लागू रहेगा, क्योंकि वो कानून के तहत काम हुआ है, चाहे वो स्थायी कानून के तहत हुआ हो चाहे अस्थायी कानून के तहत हुआ हो। जो भी काम किया गया है वो नहीं हटेगा, बस कानून हटेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस हिसाब से हम बता सकते हैं कि इसका प्रभाव कैसे होता है। तो इसका प्रभाव संसद के अन्य सभी अधिनियमों के समान होता है कि संसद के अंतर्गत जितने भी अधिनियम बनाए गए हैं उनका जो क्वालिटी है सेम वही क्वालिटी अध्यादेश का होता है। दोनों में कोई भेदभाव नहीं है। अन्य जो अधिनियम के तहत जिस प्रकार से कार्य होते हैं नियमित रूप से, वही सेम काम अध्यादेश के तहत भी होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि अस्थायी कानून है तो कुछ समय के लिए लागू करेंगे और वो अध्यादेश खत्म होगा तो कानून के तहत किया गया काम समाप्त होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। अध्यादेश के तहत जो भी काम किया गया वो हमेशा लागू रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सभी अन्य अधिनियम के समान कार्य करता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है सबका। चलो, कुछ अध्यादेश के अंतर्गत कुछ संशोधन किए गए हैं तो उसकी भी चर्चा हम कर लेते हैं। जैसे कि हम बात करें तो यहाँ लिखा है कि 38वां संविधान संशोधन 1975 के तहत क्या प्रावधान किया गया था। तो इसमें प्रावधान था कि इस संशोधन में कहा गया कि अध्यादेश को न्यायपालिका से बाहर रखा जाए। मतलब अध्यादेश के तहत जो भी कानून बनाया जाएगा उस पर न्यायालय कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, ऐसा कहा गया था 38वां संविधान संशोधन 1975 में कि न्यायालय से इसको बाहर रखेंगे। अध्यादेश के तहत राष्ट्रपति जो कानून बनाएगा अस्थायी रूप से, उस पर न्यायालय कोई भी सवाल जवाब नहीं करेगा। इसकी चर्चा अनुच्छेद 38 में देखने मिलता है। लेकिन ये बहुत ही दिक्कत भरा था, तो राष्ट्रपति कुछ भी कानून ला देता था और कोई कुछ नहीं कर पाता था। तो आगे चल के फिर से एक संशोधन करवाए और वो था 44वां नंबर का। तो 44वां नंबर का जो संशोधन हुआ था ये 1978 में हुआ था। और इसमें क्या नियम निकला, तो इसमें बताया गया कि इस संशोधन में कहा गया कि अध्यादेश को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अध्यादेश को क्या कर सकते हैं, न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। इस बात को आपको यहाँ ध्यान देना है।
तो अब इसमें जो संशोधन करके जो कहा गया, 1975 में क्या नियम निकाला गया था कि अध्यादेश को न्यायपालिका से बाहर रखा जाएगा, लेकिन 44वां संशोधन में कहा गया कि अध्यादेश को न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, मतलब वापिस अध्यादेश को न्यायालय के क्षेत्र के अधीन रख दिया गया। तो वर्तमान में यही परिस्थिति बना है जो 44वां संशोधन 1978 में बनाया गया है। ठीक है, चलो कुछ नोट पॉइंट है, इसको हम थोड़ा देखते हैं। तो इस नोट पॉइंट के अंतर्गत देखो आपको क्या याद रखना है कि सबसे पहले हम ध्यान ये रखना है कि अध्यादेश जो होगा वो कौन कौन से विधेयक के संदर्भ में ला सकते हैं। तो जैसे कि हम मान लो कि धन विधेयक का मामला हो, या तो वित्त विधेयक का कुछ मामला हो, या कुछ कोई साधारण विधेयक हो, तो इन सभी विधेयकों के लिए हम अध्यादेश जारी ला सकते हैं, जारी कर सकते हैं। लेकिन परंतु संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है सभी का? ऐसा क्यों नियम बनाया गया कि संविधान संशोधन के संदर्भ में अध्यादेश क्यों नहीं ला सकते? तो क्योंकि इसमें होता क्या है कि जो संविधान संशोधन के बारे में हम आगे चल के चर्चा करेंगे, और ये आपको चर्चा करने मिलेगा अनुच्छेद 368 में। और अनुच्छेद 368 में साफ साफ ये लिखा है कि जो हमारा संविधान संशोधन विधेयक होगा वो लोकसभा से और राज्यसभा से अलग अलग पारित करना होगा, और ये दोनों जगह से पारित होगा। उसके बाद प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जब साइन करेगा उसके बाद ही संविधान में हम संशोधन कर सकते हैं। लेकिन अध्यादेश में हमें देखो क्या देखने मिला, अध्यादेश में हमें ये देखने मिलता है कि बिना लोकसभा और बिना राज्यसभा के भी कानून को लागू कर देना को हम अध्यादेश बोलते हैं। लेकिन अनुच्छेद 368 में लिख दिया गया है कि संविधान संशोधन करना है तो भाई राज्यसभा से, लोकसभा से और राज्यसभा से दोनों जगह से अलग अलग उस विधेयक को पारित करेंगे, तभी संविधान में संशोधन कर सकते हैं। इसलिए इसमें हमें देखने मिलता है कि संविधान संशोधन के संदर्भ में कभी भी हम क्या नहीं ला सकते, तो अध्यादेश नहीं ला सकते। इस बात को यहाँ ध्यान देना है। क्लियर है सभी का? चलो आगे चर्चा करते हैं। नोट में ही कुछ पॉइंट आपको ध्यान ये रखना है कि अध्यादेश द्वारा किसी भी मौलिक अधिकार का लघुकरण नहीं किया जा सकता। जो भी हमें मौलिक अधिकार मिला है उसको हम कम नहीं कर सकते हैं, वह इसे छीना भी नहीं जा सकता, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, देखो पहला चीज हम क्या देखें कि अध्यादेश कौन कौन से विधेयक पर ला सकते हैं। तो धन विधेयक के मामले में, वित्त विधेयक और साधारण विधेयक पर अध्यादेश ला सकते हैं। किस पर अध्यादेश नहीं ला सकते? तो संविधान में संशोधन करने के लिए कोई अध्यादेश राष्ट्रपति नहीं ला सकता। साथ ही ये भी आपको याद रखना है कि अध्यादेश के माध्यम से ना तो मौलिक अधिकार का लघुकरण कर सकते हैं और ना ही मौलिक अधिकार को छीन सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान देना है। क्लियर है सभी का? चलो आगे बढ़ते हैं। नोट पॉइंट में ही एक पॉइंट आपको और याद रखना है, जैसे कि यहाँ लिखा है कि अनुच्छेद 13 जो का है, इसके अंतर्गत विधि शब्द को परिभाषित किया गया है, जिसमें बताया गया है कि अध्यादेश भी एक विधि है। तो अगर क्वेश्चन आता है अध्यादेश क्या है, तो अध्यादेश एक प्रकार का विधि है, कानून है, जो अस्थायी रूप से देश में लागू रहता है। और कौन लागू करता है? तो राष्ट्रपति इसे लागू करता है। ये आपको ध्यान देना है। किस अनुच्छेद के तहत लागू करता है? तो अनुच्छेद 123 के तहत इसको देश में लागू किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और राष्ट्रपति जब भी अध्यादेश लाता है, राष्ट्रपति जब भी अध्यादेश लाएगा तो अध्यादेश को राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही लाता है। इस बात को भी आपको ध्यान देना है कि बिना इनके सलाह से अध्यादेश नहीं लाया जा सकता। ये आपको ध्यान देना है। क्लियर है सभी को? चलो, तो ये हो गया हमारा अध्यादेश से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी। तो आज के इस वीडियो में हम अध्यादेश तक ही कंप्लीट करते हैं। आगे की इस वीडियो में हम इसके आगे का चर्चा करेंगे। और इससे संबंधित हम बात करें, आज जो भी हम वीडियो में पढ़े हैं, इसके यदि आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स की प्राप्ति के लिए आपको हमारा चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना होगा, जिसके अंतर्गत आप रेलवे, बैंक, एसएससी, पीएससी, व्यापम जैसे एग्जामों की तैयारी कर सकते हैं। और इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के बाद आपको जो भी हम वीडियो में बता रहे हैं उसका पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा। और इस वीडियो से संबंधित जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे एग्जाम में,
उसका ऑनलाइन चैप्टर वाइज टेस्ट लिया जाएगा। साथ ही साथ आपको रोज़ाना वीडियो लिंक दिया जाएगा संविधान से रिलेटेड। तो ये सभी सुविधाएं हैं जिस यदि आपको प्राप्त करना है तो प्राप्त करने के लिए आप हमें दिए गए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और आप इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप वीडियो के अंतर्गत जो भी लिखा हुआ चीज़ है उसका PDF नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो पर लाइक ज़रूर करें और मेरा जो चैनल है जिसका नाम है भीम सर, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें GK से रिलेटेड संपूर्ण जो कंटेंट है वो डालते जाएंगे। अभी हमारा संविधान का सीरीज़ चल रहा है। संविधान का सीरीज़ जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे अन्य GK के अंतर्गत। तो आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास दिन ब दिन पहुँचते रहे। धन्यवाद।